गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम हर रोज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक जनरल नॉलेज के लिए है, जो आपको हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी सारे जो तथ्य हैं उनको समझने में सहायक सहायक सिद्ध होगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करते हैं। सिलेबस भी चलता रहेगा, कुछ एक बच्चों ने सिलेबस में कर लिया होगा, कुछ एक बच्चों के सिलेबस में कुछ एक टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उन सब को मिला जुला करके थोड़ी सी ट्रिक्स हम सीख लेते हैं। उन ट्रिक्स से कैसे कोई चीज़ें याद की जा सकती हैं। तो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित 4 महत्वपूर्ण सभाएं हुई थी, जिनको महासंगीतियां, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां कहा जाता है, महासंगम कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विद्वान उन हर महासंगीति में, उन हर महासंगमों में इकट्ठे हुए थे। तो ये बौद्ध धर्म की जो 4 महासभाएं हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन उस समय हर महासभा के अध्यक्ष रहे थे, तो ये बात हम कर लेते हैं। और किस शासक के समय पर हुई थी, उसके लिए हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। यदि हमें ट्रिक का पता है तो बड़े आसानी से हम कोई भी चीज़ जो है याद कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको लिख भी लेंगे और फिर उसके बाद आप उसको लर्न भी कर लेंगे। राजा, महाराजा, आजा, वेश्या सबका काल है, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। ये तो है एक ट्रिक जिसमें आप इस दोहे के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। आपको ये तो लर्न करना पड़ेगा कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, तो ये किस समय में कौन सा राजा हुआ, कौन अध्यक्ष हुआ, और जो है किसके समय में कहाँ कौन सी महासंगीति हुई। राजा से आशय हुआ राजगृह का, पहली महासंगीति राजगृह में हुई थी। बौद्ध धर्म की महासंगीतियों की चर्चा हम कर रहे हैं, पहली हुई थी राजगृह में, महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष रहे। महाकश्यप समझ में आ जाएगा आपको, एक बार कोशिश करेंगे तो। अजात शत्रु उस समय शासक थे, अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति या पहली बौद्ध सभा राजगृह में आयोजित की गई, जिसमें महाकश्यप जी उसके अध्यक्ष रहे। उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठे हुए थे। बौद्ध धर्म के विभिन्न आचारों विचारों पे, उसके नियमों पे चर्चाएं की गई, और उसमें उन सभी विद्वानों के बीच काफी वाद विवाद हुआ। तो ये हुई थी राजगृह में और महाकश्यप जी के समय में, और अजात शत्रु उस समय पे शासक रहे थे। दूसरी जो महासंगीति हुई थी वो हुई थी वेश्या सबका काल है। तो इससे क्या बनेगा आप सोच रहे होंगे, वैशाली में हुई थी। वैशाली में, वेश्या से आप याद करेंगे वैशाली को, सबका, सबा, सर्वकामिनी, सर्वकामिनी इसके अध्यक्ष रहे थे। साबाकामी भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, इनका नाम सर्वकामिनी लिखा मिलेगा, साबाकामी लिखा मिलेगा, और वेश्या सबका काल है। काल मीन्स कालाशोक, कालाशोक उस समय शासक थे। सर्वकामिनी या सावाकामिनी नाम का एक व्यक्ति जो दूसरी महासंगीति, दूसरी बौद्ध महासंगीति का अध्यक्ष था, और ये वैशाली में हुई थी। पटाओ मत आशिक,
पटाव से जगह का नाम हम लेंगे पाटलिपुत्र। ये मत मोगालीपुत्तिस, मोगालीपुत्तिस इसके अध्यक्ष रहे। आशिक, अशोक उस समय पे राजा रहे, अशोक के समय पे हुई थी। समझ में आ रहा है आपको? ये अशोक के समय पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगालीपुत्र इसके अध्यक्ष रहे थे। कुंवर जी कंगाल है, तो यहाँ पे कुंवर से आशय रहेगा हमारा जगह का कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल ग्राम में, कश्मीर में ही लिखेंगे हम। और जी से हमारा आशय रहेगा वसुमित्र जी, वसुमित्र जी। और कंगाल हैं कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, राजा महाराजा आजा। राजगृह में महाकश्यप जी के समय में अजात शत्रु राजा था। दूसरी वेश्या सबका काल है, वैशाली में सर्वकामिनी या साबाकामी नाम का व्यक्ति उसका अध्यक्ष रहा। काल अशोक उस समय पे राजा रहे थे। पटाव मत आशिक पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगालीपुत्र तिश इस समय अध्यक्ष रहे थे और आशिक से अशोक शासक उस समय पे अशोक रहे थे। कुंवर जी कंगाल है, कश्मीर में आयोजित हुई थी। चौथी महासंगीति वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष रहे थे और कंगाल से कनिष्क उस समय पे राजा रहे थे। तो ये 4 महासंगीतियां आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म के विभिन्न विषयों पे चर्चा की गई, जिसमें शुरुआत में जो है जो ये त्रिपिटक थे उन पे चर्चाएं की गई थी। उसके बाद जो है ये इनके नियम निर्धारित किए गए कि क्या नियम होने चाहिए। उसके बाद इनका जो है विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का स्थाविर और महासंघिक में। फिर आगे चल करके जो है ये अलग अलग संप्रदायों में विभाजित हो गए चौथी महासंगीति में। तो इस प्रकार से 4 महासंगीतियां, 4 बौद्ध महासभाएं आयोजित की गई थी, जो मैंने उनके स्थान, उनके अध्यक्ष और उनके शासकों की आपके साथ चर्चा की है। तो इनका समय रह गया स्टूडेंट्स, समय जैसे कि पहले हमने बात की थी अजातशत्रु की, तो 483 ईस्वी पूर्व में, ये 383 ईस्वी पूर्व में, 100 वर्ष बाद ये 251 ईस्वी पूर्व में, ये मेरे ख्याल से 78 के लगभग ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो इस प्रकार से चारों की चारों महासंगीतियां आयोजित की गई थी। ये इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा ये सही है। 483 ईस्वी पूर्व में हुई, ये 383 में, 251 में, ये सॉरी ये 1 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद कर लेंगे, उससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कितनी चीजें याद हो रही हैं आपको? अध्यक्ष याद हो रहे हैं, जगहें याद हो रही हैं, टाइम पीरियड आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा लेकिन शासक याद हो रहे हैं। तो ये आपको काफी सहायक होगे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें। और इतना नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए, कोई हमसे पूछ ले कि जो 4 महासंगीतियां हुई थी, किस महासंगीति में कौन सा व्यक्ति अध्यक्ष रहा था, तो मन में हम ये चीजें थोड़ा सा जो है रिमाइंड करके ये जो ट्रिक है उसके माध्यम से एकदम से उसको बता सकते हैं। तो ये चीजें याद करने का अगर हम ट्रिक लगा लेते हैं तो वो भी सही तरीका है मेरे हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं एक और ट्रिक की। एक और ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि दिल्ली सल्तनत के वंशों की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के वंशों को याद करने के लिए तो इसमें कौन कौन से वंश हुए थे, तो इसके लिए भी ट्रिक है।
गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है। गुल से पहला वंश गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। तो ये गुल खिले तुम शायद लोगे, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे, उसमें पहला वंश कौन सा था, उसमें तीसरा वंश कौन सा था, उसमें लास्ट वंश कौन सा था, क्या पता एकदम से आपको ध्यान में ना भी आए। यदि ये छोटी सी बातें याद कर लेते हैं तो कोई मुश्किल भी नहीं होगा। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल मीन्स होता है फूल और वो खिला हुआ है, तुम शायद लोगे मीन्स एक तरह का एक क्वेश्चन टाइप जो है बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही 5 वर्ड की जो है एक लाइन बना दी गई है कि गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोधी वंश। तो ये 5 के 5 वंश हमको लर्न हो जाएंगे। पहला जो वंश था 1206 से 1290 का जो टाइम पीरियड था, इसमें गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें पहला जो सुल्तान था वो कौन रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का एक दास था। मोहम्मद गोरी के दास के रूप में रहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी परेशानियां जो है यहाँ पे एक गवर्नर के रूप में रहते हुए सही, हालांकि 1206 में उसने गुलाम वंश की नींव रख ली, लेकिन अपने आप को गुलामी से 1208 में उसने एक प्रपत्र प्राप्त करके जो है अपने आप को गुलामी से आज़ाद करवाया था। 1210 तक वो राजा रहा था। पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, हालांकि इसका पुत्र आराम सा था लेकिन वो अयोग्य था। तो उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वफादार थे वो यही चाहते थे कि इनका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठे, वो भी एक गुलाम था। इस वंश के सारे शासक किसी न किसी के गुलाम रहे थे, इसीलिए ये वंश गुलाम वंश कहलाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी फेमस है वो, जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन सुल्तान की हत्या कर दी धोखे से, और 1290 में जो है खिलजी वंश की नींव रखी। 1290 में उसने नींव तो रख ली, लेकिन जो धोखा उसने अपने तत्कालीन राजा के साथ किया था, वही धोखा उसके जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी उसने किया 1296 में, उसकी पीठ में छुरा घोंप करके धोखे से, और उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और इस तरह से उसने गद्दी प्राप्त कर ली। तो ये 1290 से 1320 तक का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड रहा खिलजी वंश का। उसके बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई। 1320 से लेकर के 1351 तक, तो यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना हुई, और जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वपूर्ण विद्वान, एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी और एक दार्शनिक के रूप में जो काफी फेमस रहे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार उनको लंपट, मूर्ख, पागल राजा या फिर अज्ञानी राजा के रूप में उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाला शासक था।
जल्दबाजी करता था, जैसे कि उसकी जो भी उसने योजनाएं बनाई वो विफल रही। उनकी योजनाओं की विफलता के कारण ही वो काफी जो है इतिहास में एक पागल, एक बेवकूफ मूर्ख राजा के रूप में फेमस रहा। हालांकि वो ज्योतिषाचार्य था, अच्छा, वो एक अच्छा दार्शनिक था, और जो है धर्म के अकॉर्डिंग यदि देखें तो वो धर्मांध नहीं था। हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार वो मनाता था, मुस्लिम त्योहार तो मनाता ही था, हिंदुओं के भी बहुत सारे त्योहार मनाता था। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को इसमें मुख्यतः पढ़ेंगे। उसके बाद फिरोज तुगलक ने भी, जिसको दास पालने का शौक था, कहते हैं कि उसके समय में उसके पास 1,80,000 दास थे, और उसको शौक था कि और ज़्यादा से ज़्यादा दास उसके हों, और वो दासों की संख्या उसकी बढ़ती रही। ये जो जौनपुर एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में स्थापित है, तो भारत में स्थापित ये नगर जो कि भारत के सिराज के रूप में फेमस है और ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान है, तो उस बात के लिए कि वो ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है, फिरोज तुगलक ने अपने भाई उलूग खां, जो जोना खान के नाम से फेमस था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका उपनाम जोना खां था, उसके नाम पे जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी। तो हालांकि इस वंश के जो काफी प्रतापी राजा हुए, जिसमें फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करेंगे। उसके बाद सैयद वंश है। सैयद वंश के जो सुल्तान थे, जो शासक थे, इनका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा सा था, जिसमें उस छोटे से टाइम पीरियड की गिनती इतिहासकार ना के बराबर ही करते हैं। हालांकि ये थोड़े से टाइम पीरियड के लिए सैयद वंश के शासकों ने जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किया। उसके बाद लोधी वंश की शुरुआत हुई। लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने जैसे अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, और आगरा एक राजधानी के रूप में फेमस हुआ उस समय पे जब सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी उसको बनाया था। सॉरी। तो इस प्रकार से सिकंदर लोधी के बाद जो है इब्राहिम लोधी जब राजा बना, तो एक घमंडी और एक अत्याचारी राजा के रूप में वो फेमस रहा, और एक घमंडी व्यक्ति के साथ साथ वो अनुभवहीन भी था, और शत्रु की शक्ति को कम समझने वाला, कम आंकने वाला व्यक्ति था। तो उसकी ये जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं ने उसको जो है ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया कि आने वाले समय में लोधी वंश का तो पतन हुआ ही, दिल्ली वंश का, दिल्ली सल्तनत का भी यहाँ पे अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क शासक आए थे गुलाम वंश के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव रखी थी, वही इब्राहिम लोधी ने 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में लोधी वंश का अंत हो गया। 21 अप्रैल 1526 को लोधी वंश का अंत हो गया, और जो मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश, अब ये बात उठती है कि वो मुगल वंश, मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे। मुगल भी हालांकि जैसे जो मुगल सुल्तान बाबर था, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, वो चंगेज खान की संतान, चंगेज खान का वंशज अपने आप को कहता है, तैमूर का वंशज अपने आप को कहता है। बाबर उसको इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें शेर जैसी जो सूझबूझ थी, और बचपन से ही जो है स्वभाव से वो बर्बर था। बर्बर मीन्स खूंखार टाइप का, तो इसी शब्द से वो बर्बर के बाद से ही जो है वो बाबर कहलाया था। और एक शेर जैसी जो है चुस्ती, फुर्ती और उत्साह उसके व्यक्तित्व में झलकता था, इसीलिए भी वो बाबर कहलाया था। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हरा करके दिल्ली में फिर जो है मुगल वंश की नींव रखी, और मुगल वंश की उसके द्वारा रखी गई नींव लगभग 250-300 साल जो है उन्होंने शासन किया। तो ये जो नींव रखी गई थी मुगल वंश की, मुगल वंश की जो नींव रखी गई थी 1526 में, 21 अप्रैल
1526 को पानीपत का युद्ध, पहला जो पानीपत का युद्ध था वो इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध इन्होंने जीत लिया था। तो इसमें पानीपत के युद्ध ही हम देख लेते हैं। पहला था ये। दूसरा जो पानीपत का युद्ध था वो 1556 को हुआ था। तीसरा जो पानीपत का युद्ध था वो 1761 को हुआ था। आपको लर्न होना चाहिए, ये चीजें भी बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आती हैं। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। लोदी सुल्तान था, अंतिम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और ये मुगल वंश का प्रथम या मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने अंतिम लोदी सुल्तान को हरा करके दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी थी। दूसरा, जब इसके पुत्र हुमायूं से यहाँ की शासन व्यवस्था नहीं संभाली गई, यही कहेंगे हम, क्योंकि शेरशाह सूरी जैसा शासक जिसने अपनी सूझबूझ से यहाँ से उसको भागने पे मजबूर कर दिया। फिर हालांकि उसने 5 साल ही शासन किया शेरशाह सूरी ने, उन 5 सालों के शासन में उसने कितने ऐसे काम किए जिसके कारण आज भी लोग उसको याद करते हैं। जीटी रोड बनवाया उसने, जो सोनार गांव बंगाल से लेकर के ये जो सड़क बनवाई उसने लाहौर तक, इस तरह की 4-5 सड़कें उसने बनवाई। सड़क आजम उसने बनवाई। तो उनके लिए उसके द्वारा बनवाए गए जो है विभिन्न सराय, जिसमें यात्री जो है आते जाते जो राहीगर थे वो ठहर सकते थे। ये नहीं था कि उसने हिंदुओं के लिए अलग जो है रसोइये रखे उन सरायों में, मुस्लिमों के लिए अलग, ताकि हिंदू व्यक्ति परेशान ना हो। वो अलग तरह का खाना खाते हैं, मुस्लिम अलग तरह का खाना खाते हैं, तो राहगीर किसी भी तरह की परेशानी से न गुजरे। जो उसने सड़कें बनवाई थी, उन सड़कों के किनारों पे उसने छायादार फलदार वृक्ष लगवाए, बहुत सारे प्रजा हितैषी काम किए, जिसके कारण से 5 साल के टाइम पीरियड में ही वो जनता का जो है एक चहेता शासक साबित हुआ। तो उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों का जो टाइम पीरियड था वो चल रहा था 5 साल में। 1540 से लेकर के 1545 तक उसने राज किया। उसके बाद जो है इसके उत्तराधिकारियों ने राज किया। 1556 में द्वितीय जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट आदिल शाह सूर के सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अंतिम हिंदू राजा भी कहा जा सकता है, और उसने और बाबर की ओर से जो है संरक्षक के रूप में बैरम खान लड़ रहा था। तो उनके बीच में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर के ही जो उत्तराधिकारी था अकबर, उसकी जीत हुई, और इधर जो है ये हेमू मारा गया। तो द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, या द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये बातें अगर हम जानना चाहते हैं तो द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना ये 1556 में हम कहेंगे, क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध जीत करके वास्तव में दूसरी बार अकबर ने द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया था। 1540 में जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, उसमें ये यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, पानीपत के ही मैदान में। तो इसीलिए ये पानीपत के युद्ध कहलाते हैं, क्योंकि ये युद्ध पानीपत के मैदान में लड़े गए थे। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, और ये तो कोई ट्रिक नहीं है, खैर ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मुगलों के बारे में बात कर रहे थे। मुगलों की 7 पीढ़ियों ने भारत पे शासन किया। 7 पीढ़ियों में सबसे पहला था बाबर, दूसरा था हुमायूं, तीसरा था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, बाबर ने शासन किया 1526 से 1530 तक।
हुमायूं ने शासन किया 1526 से 1530 से 40 तक। फिर उसको यहाँ से भागने पे इसने मजबूर कर दिया। फिर ये 1555 में आया और फिर 1556 तक कह सकते हैं कि कुछ एक जगहों को इसने दोबारा से जीत लिया था, लेकिन दिल्ली में नहीं आ पाया था ये। वास्तविक शासन दिल्ली से मानते हैं तो अकबर ने 1556 से 1605 तक, जहांगीर ने 1605 से 1627 तक, शाहजहां ने 1627 से 1658 तक, औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक। तो ये जो 7 पीढ़ियां थी, 7वीं हो गई इसकी बहादुर शाह प्रथम। सत्रह सौ 7 से 1712 तक 5 साल इसने शासन किया था। तो मुगलों की जो 7 पीढ़ियां थी, वास्तव में यही पीढ़ियों ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार देते हुए यहाँ की जनता के प्रति अपनी वफादारी रखते हुए, या फिर ये कहें कि जनता के दिलों में एक शासक के प्रति जो प्रेम होता है उसको जगाए रखते हुए उन्होंने शासन किया। इसके बाद जो शासक हुए उन शासकों ने केवल नाम का ही शासन किया। हालांकि मुगल जो वंश था वो 1526 से लेकर के 1857 तक रहा, लेकिन बाद में वो केवल नाम का रहा था। वास्तव में 1526 से 1707 तक हम कह सकते हैं, लेकिन 1712 तक मान लें, उससे ज्यादा 1712 के बाद से लेकर के 1857 तक का जो 150 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें वो केवल नाम के कठपुतली सुल्तान रहे, जिसमें वो नाम के राजा थे। वास्तविक शासक या तो अंग्रेज थे या उस समय के अमीर अधिकारी थे। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था में धीरे धीरे गिरावट आती गई और मुगल सुल्तान केवल नाम के सुल्तान बनकर के रह गए। और स्टूडेंट्स, ये जो हमने मुगल वंश के शासकों की बात की है, 1526 से लेकर के 1707 तक ही वास्तव में वो एक प्रशासक के रूप में रहे। उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें सुल्तान रहे। जैसे हम बात करेंगे इसके बाद बहादुर शाह के बाद एक और ट्रिक है जिसमें आप जो मुगल बादशाह थे उन सारे के सारे मुगल बादशाहों को याद कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको ये संशय न रहे कि कौन सा जो मुगल बादशाह था वो जो है किस टाइम पे रहा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक जो ट्रिक है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। इंग्लिश में लिखेंगे BHAJI भाजी, सब्जी SABJI फॉर माँ साहब। ठीक है, ये 4-5 वर्ड लिखे हैं मैंने। भाजी से B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, जहांगीर JI जहांगीर, ठीक है। S से शाहजहां, A से औरंगजेब, B से बहादुर शाह प्रथम, J से JI जहांदार शाह,
फॉर से फर्रुख अशियर, एम से मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला जो कहलाता था। रोशन अख्तर उसका वास्तविक नाम था और रंगीला उपनाम से फेमस था क्योंकि काफी अय्याश था। ठीक है। अकबर द्वितीय, सॉरी आलमगीर, फिर ए से तो स्टूडेंट्स अहमद शाह, दूसरे ए से आलमगीर द्वितीय, फिर ये एच से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, और अब रह गया बी से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहलाता है। ठीक है। ये ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर मास आप। इस ट्रिक को आप एक बार पढ़ेंगे। बी से आप बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, फिर आगे सब्जी में एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह प्रथम, जे आई से जहांदार शाह, फॉर से फर्रुख अशियर, ए माँ, एम से मोहम्मद शाह रंगीला, ए से अहमद शाह, फिर दूसरे ए से आलमगीर द्वितीय, फिर एच से शाह आलम द्वितीय, फिर ए से अकबर द्वितीय और बी से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो 1857 के युद्ध में बंदी बना लिया गया। उसको रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 में उसकी मृत्यु हो गई रंगून में। ये जो रंगून जेल उसको भेजा गया था, वर्मा में पड़ती है ये। तो ये इस तरह से 1857 में मुगल वंश का पूरी तरह से अंत हो गया, पूरी तरह से पतन हो गया और मुगल वंश जो है यहाँ पे खत्म हो गया। वास्तविक रूप में जो है यहाँ से महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया 1858 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रिक मेरे ख्याल से इतने बहुत हैं, आप ये पढ़ें। फिर कभी बीच में एक आध लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपको कई सारे ट्रिक्स हम फिर से रिवाइज करेंगे और ट्रिक हम बात करेंगे, क्योंकि साथ में ज़रूरी है ये चीज़ें भी कि आप लोग किसी ट्रिक के माध्यम से कुछ सीख पाओ, ऐसी जो है हमारी कोशिश रहती है। हालांकि एग्ज़ाम के लिए तो आपको पता ही है ये लेक्चर जो लगते हैं या फिर जो बुक्स में है आप वो पढ़ेंगे, लेकिन साथ के साथ थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा भी सीखें, ये भी हमारी कोशिश रहती है। तो आप ये पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू।